आपका जेएमडी एंड एकेडमिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड। एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिवाइड मारेंगे ताकि एग्जाम जब हो तो हम एक एक क्वेश्चन कर सकें। तो हमारे पास सबसे पहले जो पीपीटी है उसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और इसके कंपोनेंट क्या होता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज market value of all goods and services produced in accounting। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम होता है डिजायर एक्सपेंडिचर इन अकाउंटिंग ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं किसको, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हिंदी में इसकी डेफिनेशन है, एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है, समग्र मांग कहलाता है। इस एग्रीगेट डिमांड को हम डिनोट करते हैं किससे, एडी से। तो एडी के अपने पास चार कंपोनेंट होते हैं। तो इसको मैं अगर बताऊं तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे कोई भी पर्सन क्या करता है, अपनी लिविंग को रन करता है। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एक्सेट्रा। उसके बाद एक आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जिससे किसी पर्सन के कैपिटल स्टॉक में क्या होती है, इंक्रीजमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक पॉइंट होता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है इसका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बात करें कि ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, ये गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है किसके लिए, कलेक्टिव पर्पस के लिए। किसके लिए, कलेक्टिव पर्पस। ठीक है, कलेक्टिव पर्पस में क्या क्या आता है, मतलब ऐसा एक खर्चा जिससे सामूहिक कल्याण, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, इससे फायदा होता है। तो हमारा सेकंड हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिससे हम क्या करते हैं, अपना कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, जो लोगों का क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन रोड, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिज, एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल, ये सारे खर्चे हमारे क्या होते हैं, अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। उसके बाद एक आता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हम ये बोलते हैं कि नेट एक्सपोर्ट माइनस होता है क्या, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या कर देंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, तो नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है भाई, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात करें तो इट शो कंबाइंड बिहेवियर ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इट शो कंबाइंड बिहेवियर ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। आय के अलग अलग स्तर पे जब हम क्या करते हैं, अलग अलग कंबाइंड बिहेवियर को शो करते हैं, किसके, कंजप्शन के और इन्वेस्टमेंट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, समग्र मांग, उपभोग तथा निवेश आय के विभिन्न स्तर पे दर्शाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समग्र मांग अनुसूची। डेफिनेशन होती है इसकी, इट इज अ टेबल which show
combined behavior of consumption and investment at different level of income। ठीक है, एक ऐसी टेबल जो इनकम के डिफरेंट लेवल पे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को शो करती है, उस टेबल का नाम क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, एक टेबल बना रखी है। ठीक है, ये दे रखी है हमें टेबल, तो इसके अंदर ये सी और आई दे रखा है, तो एडी निकालना है तो हम सी और आई का क्या कर देंगे सम। तो ये 20 और 10 कितना आ जाएगा हमारा 30, उसके बाद 30 और ये कितना आ जाएगा 40, उसके बाद 40 और 10 आ जाएगा 50, और उसके बाद 50 और 10 आ जाएगा 60, और 60 और 10 आ जाएगा 70। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा टॉपिक इसी में कंप्लीट हो जाता है। बट अगर इसके अंदर बोलता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारा कुछ कंजम्पशन ऐसे बनेगा कर्व। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये एक्स होगा, यहाँ पे जीडीपी होगा, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन, या फिर हम लिख सकते हैं आई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो इनकम कर्व होता है वो हमेशा ऑरिजिन से बनता है और 45 डिग्री की लाइन पे बनता है। कितने बनता है? 45। ये वाई को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? वाई को। इसके बाद मुझे बनाना है कंजप्शन, तो कंजप्शन यहाँ से आएगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से आएगी। ठीक है, और याद रखना ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। मतलब इनकम में चेंज के साथ इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये करके हमारा क्या बन जाएगा? इसके अंदर एक कर्व बन जाएगा, और ये हमारा कंजप्शन कर्व है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, और जब कंजप्शन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होंगे तो एक कर्व बनके तैयार होगा जिसका नाम होगा क्या? एडी कर्व। क्या नाम होगा? एडी कर्व। एडी कर्व लेफ्ट टू राइट क्या होता है? अपवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है? अपवर्ड स्लोप। ये क्वेश्चन समझ आया? अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? तो हम इसे बोल देते हैं it is a plan output produced by producers in an economy। मतलब वो सारा का सारा आउटपुट जो हमारे प्रोड्यूसर एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस करने का क्या बना रहे हैं? प्लान बना रहे हैं। उसके बाद बात होती है कि इससे कंपोनेंट क्या होता है। तो अगर इसके मैं कंपोनेंट की बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन और एक होता है हमारा सेविंग। क्या होता है? कंजप्शन और सेविंग। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि कंजप्शन क्या? कंजप्शन वो जो हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंजप्शन करने के लिए। तो इस कंजप्शन का इनकम के साथ होता है क्या? एक रिलेशन। क्या होता है? एक रिलेशन। और वो रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और सेविंग का भी हमारा इनकम के साथ जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर कंजप्शन, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन इंक्रीज होते हैं, और अगर हमारी इनकम रिड्यूस होती है तो कंजप्शन भी रिड्यूस होता है। ऐसे ही हमारा इनकम का हमारा सेविंग के साथ में इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इनकम अगर रिड्यूस होती है तो सेविंग भी क्या होती है? रिड्यूस होती है। यानी कि इसका भी कैसा रिलेशन होता है? सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी हमारे इसके अंदर। यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमें दे रखा है व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। तो ये क्या है? इसके अंदर भी सेम वही है। इट इज कंबाइंड, इट इज शो कंबाइंड बिहेवियर
ऑफ कंजप्शन और सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? आय के विभिन्न स्तर पे कंजप्शन और सेविंग के संयुक्त व्यवहार को प्रकट करने वाली तालिका को, टेबल को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अब ये जो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बना के दिखा रखा है कि भाई आपको इनकम का जो लेवल है वो 0, 20, 30, 60, 80 देखा है, ये 30, 40, 50, 60 और ये सेविंग और एयर्स देखा है। ये इसको निकालने के लिए हमने क्या करा? कंजप्शन और सेविंग को क्या कर दिया? दोनों को इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि यहाँ पे आपका ये जो इनकम है और जो हमारा कंजप्शन है, ये दोनों सेम होते हैं। तो याद रखना है व्हेन y इज इक्वल टू सेविंग, मतलब कंजप्शन इनकम के इक्वल होते हैं, तो इस पॉइंट का नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या नाम होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसी लेवल पे एक टॉपिक आएगा आपका एपीसी। क्या होगा? हमेशा क्या होगा इस लेवल पे? एपीसी हमेशा। तो ये समझ आया होगा कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल हमारा क्या होता है। अगर डायग्राम की बात करूँ तो भाई इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। ये तो हमारा सेम जैसा बनेगा, पहले जैसा ही बन जाएगा ना। ये मैंने बना के दिखा दिया इसका कर्व। ये होगा हमारा इसका, ये 45 डिग्री की लाइन, इसका नाम एक रेफरेंस लाइन भी होता है। क्या होता है? ठीक है, यही हमारा डिटर्मिनेशन करती है कि हमारा इक्विलिब्रियम किस पर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि हमारा एग्रीगेट डिमांड कर क्या होता है? अगला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन एंड कंजप्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दो चीजें क्या होती है? तो एक बात कर रहा हूँ मैं आपको, याद कर लो भाई। वो बात ये है कि जब भी हमें बोला गया हो ना फंक्शन, क्या क्वेश्चन बोला गया हो? फंक्शन। तो एक बात याद रखनी है, रिलेशन की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगी कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ इट इज अ relationship it is a relationship it is a relationship sorry relationship it is a relationship between consumption and income। ये क्या होता है? हमारा रिलेशन होता है किसके बीच में? कंजप्शन और एक हमारा इनकम के बीच में। यानी कि इनकम और कंजप्शन के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? हमारा क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि भाई ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। अगर मैं इसके फंक्शन को लिखकर दिखाऊँ ना, तो इसका फंक्शन कुछ हमारा ऐसा हो सकता है। ठीक है, फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। सी लिखते हैं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बीटा वाई। क्या लिखते हैं? सी बार प्लस बीटा वाई। क्या लिखते हैं? सी बार प्लस बीटा वाई। ये हमारा होता है इसका कंजप्शन फंक्शन। ऐसे ही इसके फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, सी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई। क्या लिखते हैं? सी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया कंजप्शन फंक्शन। अब एक और इसमें चीज ऐड कर रखी है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? है ना? तो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब भी प्रोपेंसिटी की बात हो मतलब रेशो, फंक्शन मतलब रिलेशन, प्रोपेंसिटी इसका मतलब क्या हो रहा है? रेशो की बात हो रही है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? तो मैं अगर बोलूं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या है? इट इज अ रेशो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। ये क्या होता है? कंजप्शन और इनकम के बीच का एक रेशो होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम। तो ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होती है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपनी दो है, एक कंजप्शन अपॉन इनकम, एपीसी को लिखते हैं हम क्या, कंजप्शन अपॉन इनकम, जबकि एमपीसी को लिखते हैं हम एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये हमारे पास दो प्रकार की क्या होती है, प्रोपेंसिटी होती है, एक एपीसी और एक एमपीसी। एपीसी होता है सी अपॉन वाई और एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। यहाँ तक क्लियर? ये हमारा टॉपिक होता है किसका, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक और टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक आया हमारे सामने क्या, व्हाट इज सेविंग फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम वही है भाई, सेविंग फंक्शन बोला है तो हम बोल देंगे इसको इट इज अ relationship between saving and income। ये क्या होती है, सेविंग और इनकम के बीच का क्या होता है, रिलेशन होता है। और इस फंक्शन को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू f ब्रैकेट में y, सॉरी s इज इक्वल टू ब्रैकेट y, यहाँ तक क्लियर। और दूसरा जो फंक्शन होता है उसे हम लिखते हैं s इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 1 माइनस बीटा इंटू में y। ठीक है, अब बात आती है कि माइनस एस क्या है। माइनस एस होती है नेगेटिव सेविंग, क्या होती है, नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज जब इनकम क्या होती है, जीरो होती है, तो उस टाइम पर जो नेगेटिव सेविंग होती है। ठीक है, अब है 1 माइनस बीटा रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को, इसको रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को, और वाई रिप्रेजेंट करता है इनकम, इसको रिप्रेजेंट करता है इनकम। यहाँ तक ये समझ आया। अब बात आती है प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। अगर मैं बोलूँ प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमारे पास दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है इसका फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यहाँ तक समझ आया। अगर डेफिनेशन लिखनी है कि भाई एपीसी की एपीएस की डेफिनेशन क्या होगी, तो इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। और अगर पूछते हैं एमपीएस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता रखेंगे। आगे मुझे एक क्वेश्चन देगा, एक्सप्लेन प्रोपेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ तक समझ आया भाई, प्रॉपर्टी पूछी हुई है और किसकी पूछी है, एपीसी की। तो प्रॉपर्टी की बात करूँ ना, तो भाई 5 प्रॉपर्टी होती है। कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5। पहली होती है एपीसी इज इक्वल टू 1, दूसरी होती है एपीसी ग्रेटर देन 1, तीसरी होती है एपीसी लेस देन 1, चौथी होती है एपीसी इज नॉट इज इक्वल टू आपका 0, सॉरी 1 कर, ठीक है, एपीसी इज 0 होगा सर, एपीसी इज नॉट इज इक्वल टू 0, और लास्ट हमारी होती है एपीसी डिमिनिशिंग व्हेन इनकम इज इंक्रीज। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है। बात करते हैं कि एपीसी 1 कब होगा, रीजन देने होते हैं इसके साथ में। तो मैंने बोला कि एपीसी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो भाई एपीसी निकलता कैसे है, एपीसी निकलता है सी अपॉन में वाई। कैसे निकलता है, सी अपॉन में वाई। अगर मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं सी और वाई में कि आंसर बना जाए, तो मैंने बोला भाई दोनों में ना 50 अपॉन 50 रखो, इससे कैंसिल होकर क्या आ जाए। तो ये क्या दिखा रहा है कि एपीसी इज इक्वल टू 1 जब होगा व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू
इक्वल टू इनकम। जब कंजप्शन क्या होते हैं, इनकम के इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यहाँ से ना क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना पेपर। उसके बाद अगला देखें एपीसी ग्रेटर देन 1। मैंने लिखा एपीसी ग्रेटर देन 1, यानी कि इन दोनों को जब डिवाइड करूँ ना तो 1 से बड़ा आंसर है। तो मैंने ऐसे ही मान लिया भाई, फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई होता है फॉर्मूला। तो मैंने इसको लिखा 100, मैं इसको लिखा 100 अपॉन में 50 ले लिया। तो मैंने इसको कैंसिल करा तो क्या आया, तो यानी कि मेरा एपीसी बड़ा आ गया, तो उसे तो मैंने इसका आंसर लिख दिया व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। जब कंजप्शन क्या होता है, इनकम से ज़्यादा होता है। अब किसी को लगेगा कि भैया कंजप्शन कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं कब, जब इनकम का जो लेवल होता है ना वो मिनिमम होता है। क्या होता है इनकम का लेवल, मिनिमम। जब मिनिमम होगा इनकम का लेवल, तो उस कंडीशन में कंजप्शन इनकम से ग्रेटर देन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमें पॉइंट दे रखा है एपीसी लेस देन 1। एपीसी लेस देन 1, ये कब बनेगी कंडीशन, जब मैं ऊपर रख लूँ 50 बटे में रख लूँ 100, यानी कि कंजप्शन को मैंने लिया 50 और इनकम को मैंने क्या ले लिया 100। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन ये बना, आंसर आया 0.50, यानी कि हमारा डिवाइड हो गया 1 से क्या हो गया, छोटी वैल्यू आ गई है ना, लेस देन वैल्यू आ गई, तो हम लिख देंगे व्हेन y यानी इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन। जब इनकम क्या होती है, कंजप्शन से ग्रेटर देन होती है, इस केस के अंदर क्या हो सकता है, एपीसी हमारा लेस देन हो सकता है। अगला केस हमें देखें एपीसी नॉट इक्वल टू 0। यार एपीसी 0 नहीं होता, क्यों नहीं होता वो बताता हूँ मैं आपको। एपीसी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई, है ना। तो सी अपॉन में वाई, तो जहाँ 0 होगा तभी तो हमारा ये डिवाइड होकर 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे चीज देखो, क्या कंजप्शन 0 हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, कंजप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इन द इकोनॉमी। जो हमारे मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये हमेशा क्या रहते हैं, इकोनॉमी में रहते हैं। जब इकोनॉमी में हमेशा रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कंजप्शन कभी 0 हो ही नहीं सकता। अभी मिनिमम एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं भाई, किसी को रोटी खानी है तो 10-5 रुपये खर्च करेगा, किसी को काम करना है तो अपने कुछ पैसे खर्च करेगा। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये हमारा क्या होता है, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और एक और बात याद रखनी है, व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0, इनकम 0 हो और हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो याद रखना ऐसे एक्सपेंडिचर्स का नाम होता है ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या होता है ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इस ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं किससे, सी बार से। किससे डिनोट करते हैं, सी बार से। यहाँ तक क्लियर हो तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे स्वायत्त भोग, ऑटोनोमस कंजप्शन को बोलते हैं स्वायत्त भोग। स्वायत्त भोग हमारे क्या होता है, हमेशा इकोनॉमी के अंदर बने रहता है, हमेशा इकोनॉमी में कुछ ना कुछ मिनिमम खर्चे होते हैं। और ये स्वायत्त भोग जब होते हैं जब इनकम क्या होती है हमारी 0। तो ऐसे खर्चे जो इनकम 0 होने पर भी होते हैं, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, हमारा स्वायत्त भोग। तो ये सारी चीज़ें समझ आएगी। अब यहाँ पे दिया है एपीसी लेस देन इनकम, तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, मेरे को दिया है एपीसी लेस देन इनकम इन केसेस। ऐसा होता है कि जब एपीसी जो होता है ना, क्या होता है, एपीसी और इनकम, जब इनकम बढ़ती है ना तो एपीसी क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो अपनी इनकम का जो एक पार्ट होता है वो सेव करने लगते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो अगर इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है ना
तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दे रखा है एक्सप्लेन प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, ठीक है। अब प्रोपेंसिटी टू सेव पूछी हुई है, जैसे हमने हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करी है, उसके सारे क्या पॉइंट बन जाएंगे, इनवर्स पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक दो पॉइंट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। APS इज नॉट इज इक्वल टू 1। APS जो होता है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो सेव होती है, वो कभी 1 नहीं, क्या नहीं होती, 1, क्योंकि जितनी इनकम होती है वो सारा का सारा जो पार्ट होता है वो कभी सेव नहीं करते, क्योंकि हमें कुछ क्या करने होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, APS इज नॉट नेगेटिव। जो APS होता है ना, सॉरी APS ये नॉट नहीं आएगा, APS इज नेगेटिव। APS नेगेटिव हो सकता है जब कंजप्शन क्या होता है, इनकम से ग्रेटर है। ये 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हो। आगे अगला हमें दे रखा है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन APC और APS। रिलेशन पूछा हुआ है, सिंपल सी बात है, इनकम Y बराबर होता है C प्लस में, क्या होता है, C प्लस में, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा बोथ साइड डिवाइडेड बाय y। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, इनकम से डिवाइड कर दिया, तो y अपॉन क्या आ जाएगा, y, c अपॉन क्या आ जाएगा, y, प्लस s अपॉन क्या आ जाएगा, y। तो y से y कैंसिल हो जाता है, 1 c अपॉन y होता है APC और s अपॉन y क्या होता है हमारा APS। तो एक फॉर्मूला बन के मिल गया हमें कि APC प्लस APS इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। APS इज इक्वल टू आ जाता है 1 माइनस APC और APC इज इक्वल टू आता है 1 माइनस APS। ये कह रहा है कि APS और APC इन दोनों की वैल्यू का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, एक से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे आता है रिलेशन आ सकता है यहाँ पे। अगला आता है MPC और MPS के बीच में रिलेशन। ऐसे ही मैंने इसको भी लिख दिया कि चेंज इन इनकम बराबर होता है चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन सेविंग, बोथ साइड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। जब मैंने बोथ साइड चेंज इन इनकम से डिवाइड करा तो हमारा आ गया चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम क्या होता है अपना, सॉरी MPC होता है, और चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम क्या होता है, MPS होता है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ तक क्लियर। ये भी फॉर्मूला से वही बन जाएगा, MPC 1 में से MPC माइनस करोगे तो MPS आ जाएगा, और 1 में से MPS माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका MPC आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन MPC एंड MPS। आएगा क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, ये याद रखना, यहीं से आएगा, यहीं गिरा देना इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या आ सकता है। तो भाई एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में आ जाएगा, व्हाट इज APC और explain its relationship with APS। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। डेफिनेशन लिख देना, APS और APC के बीच का रिलेशन लिख देना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फंस के मिल जाएंगे 2 नंबर, कतई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, 2 नंबर का आ सकता है कि भाई आपको उसने दे दिया C इज इक्वल टू C बार प्लस बीटा वाई, यानी कि C इज इक्वल टू दे दिया आपको 50 प्लस 0.2 वाई, और आपसे पूछ लिया इसका सेविंग फंक्शन क्या होगा, इसका सेविंग फंक्शन क्या होगा। तो याद रखो इसका सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा, इसका सेविंग फंक्शन निकलेगा y माइनस C इज इक्वल टू S। y माइनस C कंजप्शन क्या है 50 प्लस 0.2
2y बराबर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 50 माइनस 0.2y बराबर क्या आ जाएगा 5। y में से यहाँ पे इसको ऐसे अरेंज करके लिख देना ताकि कॉमन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ से y क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा y कॉमन, तो ये आगे 1 माइनस 0.2 है ना y बराबर 5 है ना। इसी को और अरेंज करके लिख दोगे तो ये आपका एक सेविंग फंक्शन बन के तैयार हो गया -50 प्लस 1 माइनस 0.2 y। यहाँ तक ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या कर सकता है एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ध्यान रखें यहीं से आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा, 101% आएगा। आगे देखो, अब अगला हमारा एक टॉपिक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ एग्रीगेट सिम्बॉल। भाई इस चैप्टर से ना बता रहा हूँ कुछ चीज़ें कि न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर का पक्का आएगा, लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से आएगा। तो अगले वाले पे चलते हैं, अगला वही है हमारा कंसेप्ट। लेकिन इससे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमें दिया है कि एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी के एडी और एएस अप्रोच को क्या करना है भाई एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो भाई अगर क्वेश्चन कितने भी नंबर का आए कुछ चीजें बताना वो लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन इसकी इक्विलिब्रियम जीडीपी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी की डेफिनेशन लिखने के बाद हम लिखेंगे एडी और इट्स कंपोनेंट, ये दो चीजें। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एएस और इट्स कंपोनेंट। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई। उसके बाद हमारा एक आ जाएगा या तो इसका डायग्राम और या फिर हम जो भी पूछा है टेबल या डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे और लास्ट में आ जाएगी इसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि हमें पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के इक्वल होता है। उसके बाद एडी और इसके कंपोनेंट दे रहे हैं। तो एडी क्या होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है ना, उसके कंपोनेंट दो होते हैं कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। एएस क्या होता है एग्रीगेट प्लान आउटपुट होता है जो हम एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसकी मार्केट वैल्यू एएस बोलते हैं। और इट्स कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन और एक हमारा सेलिंग। डायग्राम और टेबल, तो भाई डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, टेबल आप देख लेना। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, वाई का। ये आपका एडी है, एडी ये यहाँ पे आपका एडी आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑरिजिन 0 और यहाँ पे आपका x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जहाँ पे वाई और एडी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं ई, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि ओ वाई एक्सिस पे एडी को रिप्रेजेंट किया गया, ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया। एडी बराबर है कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट, और इनकम हमारी इनकम है 45 डिग्री लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ना। उसके बाद बता देंगे ए इज इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है पूरी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एमपीसी 0.5 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़। एक क्वेश्चन दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, बहुत आता है। तो भाई बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ इट इज अ रेशियो बिटवीन change in income and change in investment। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट।
इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं। पहले डेफिनेशन आते हैं सिंपल से। इसके बाद हमें दे रखा है कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कितना हम इनवर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका क्वेश्चन 6 नंबर में ही बनता है, लेकिन इसका क्वेश्चन 3 नंबर में आने के चांसेस है, 2 नंबर में आने के चांसेस है। तो इसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्या करना है कि भाई आपको चेंज इन इनकम दे रखी है, तो एक चीज़ देखो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने के एक फॉर्मूला ये होता है, चेंज इन इनकम को चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक और फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, एक और फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में नाम होता है इसका, क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो जरा ध्यान से देखना। अब मैंने क्या करा, भाई मेरे को ये दे रखा है तो मैंने एमपीसी से मैंने लिखा k = 1/1 माइनस एमपीसी। तो मैंने 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना दे रखा है 0.5, यहाँ गया पर 0.5, तो 1/1 माइनस क्या है 0.5, ये 10/5, 5 से 10 कैंसिल होगा तो 1, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया। मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया चेंज इन इनकम कितना होगा, चेंज इन इनकम कितना होगा। तो मैंने लिखा चेंज इन इनकम = k × में डेल्टा आई। ठीक है, तो k क्या दे रखा है हमें 2, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है हमें दे रखा है 100, तो ये आ गया 200, यानी कि 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से जो इनकम इंक्रीज होगी वो होगी 200 करोड़ रुपए। अब इसी क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्वेश्चन ना 2 तरीके में पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा 2 नंबर 3 नंबर में, या पूछा जाएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में ये जो है ना वो टेबल वाले तरीके से एक्सप्लेन होता है, इसको हम टेबल को क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इतना सिलेबस में आ नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इम्पोर्टेंट है 3 नंबर के नजरिए से। 3 नंबर में हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छा खासा आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और मल्टीप्लायर। एमपीसी और मल्टीप्लायर में रिलेशन क्या होता है ना। तो भाई ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूँ एमपीसी और मल्टीप्लायर, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो होता है कैसा, न्यूमेरिक। कैसा रिलेशन होता है, न्यूमेरिक। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एमपीसी मल्टीप्लायर इज आल्सो हायर एंड लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी मल्टीप्लायर इज आल्सो लोअर। यानी कि एमपीसी की वैल्यू को सपोज मैं अज्यूम करता हूँ 0.1, मैंने छोटा अज्यूम करा तो मैंने k निकाला, तो क्या k क्या निकलेगा 1/1 माइनस एमपीसी = 1/1 माइनस 0.1, तो = ये आ जाएगा 1/0.9, ये = 10/9। ठीक है, तो मैंने क्या करा 0.1 लिया, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। कैसा बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, यानी कि जितनी हमने बड़ी वैल्यू, जितनी हमने छोटी वैल्यू ली उतना ही क्या आया, हमारा आंसर भी छोटा ही आया। लेकिन अगर मैं एमपीसी को ले लेता हूँ बड़ा, एमपीसी को सपोज मैं ले लेता हूँ 0.8 है ना, तो मैंने k निकाला तो 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है 1/1 माइनस 0.8, यह आ गया आपका 10/0। यहाँ तक क्लियर, पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट हट के आएगा। ठीक है, तो 2 को 10 से काटोगे तो 5। ये क्या शो कर रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर एंड लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड मल्टीप्लायर इज आल्सो। ये दिखाता है कि कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन एमपीसी एंड के। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर देंगे, पहले सिंपल सा क्या कर देंगे, रिलेशनशिप पूछा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, रिलेशन लिख देंगे, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल कर देंगे और शो हो जाएगा कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आया हुआ है हमारे सामने एक न्यूमेरिकल, जो कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैसे होगा, कैसे करना है, इसको ज़रा ध्यान से समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक दे रखा है कंजप्शन फंक्शन। क्या दे रखा है, कंजप्शन फंक्शन। इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले के बारे में दिखाना चाहूँगा कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं हमारे पास, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना, फॉर्मूले की पीपीटी जरूर चाहिए। ठीक है,
फॉर्मूले देखेंगे, है ना। देखो तो मैंने लिखा एक फॉर्मूला पढ़ने में सबसे पहले y इज इक्वल टू मैंने लिखा y इज इक्वल टू C प्लस आई। पहला फॉर्मूला, इनकम जो होती है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होते हैं? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला y बराबर होता है कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन और सेविंग के इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कंजप्शन फंक्शन, तो कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला C बार प्लस बीटा क्लियर। उसके बाद हमने अगला जो पढ़ा इसके अंदर एक पढ़ा हमने सेविंग फंक्शन माइनस एस प्लस 1 माइनस बीटा इंटू में वाई, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमने इसी में और थोड़े से फॉर्मूले पढ़े, जैसे एमपीसी का फॉर्मूला पढ़ा हमने, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ऐसे हमने एमपीएस का फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा एपीसी का, इसका एपीसी बराबर क्या होता है? कंजप्शन अपॉन इनकम। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने एपीएस का, ये क्या होता है हमारा? सेविंग अपॉन में इनकम। यहाँ तक समझ आया। एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है? 1, और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या होता है? यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हमने हमारे पास आया मल्टीप्लाई, के निकालने का फॉर्मूला। के क्या होता है? के होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा इसका 1/एमपीएस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये पढ़ा हमने सारा का सारा पोर्शन। अब इसके बाद और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक टॉपिक आता है इंक्रीज इन कंजप्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उपभोग में, क्या बोलते हैं? उपभोग में वृद्धि। इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी इंटू चेंज इन इनकम। एमपीसी को अगर चेंज इन इनकम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? उपभोग में वृद्धि। ऐसे ही होता है इंक्रीज इन सेविंग इंक्रीज हो रही है तो इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस इंटू चेंज इन इनकम, ठीक है। इसी को मैं लिख देता हूँ बचत में, लिख दें, क्या बोलेंगे इसको? बचत में वृद्धि, ठीक है। और अगर ये आता है हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है चेंज इन वाई, यानी कि चेंज इन इनकम, इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन इनकम का अपने पास फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। अगर मुझे निकालना है क्या? चेंज इन सी निकालना है, चेंज इन कंजप्शन निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? C2 माइनस C1 भी कर सकता हूँ, C2 माइनस में C1, यानी कि सेकेंड लेवल के कंजप्शन को फर्स्ट लेवल के कंजप्शन में से क्या कर दूँ। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास एक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है? फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से आएगा। एक बात बताता हूँ, एक टॉपिक आपको मिलेगा, इसके अंदर एक छोटी कर देता हूँ और एक गजब सी बढ़िया सी बात बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगले वाले को देखो, ठीक है। इसी पे देख लेते हैं, एक काम करते हैं। एक छोटी सी बात आपसे पूछा गया हो इक्विलिब्रियम, क्या पूछा गया हो? इक्विलिब्रियम पूछा गया हो। क्या पूछा गया हो? इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी। इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी में क्या होगा? y बराबर होगा c प्लस आई। क्या बराबर होगा? y बराबर c प्लस में आई।
और जब एक और सिचुएशन बनती है सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, क्या बनती है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसे जरूर याद रखना है, इनमें से ही क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, अब चलो अपने न्यूमेरिकल पे चलते हैं जो हम कर रहे थे, पलटते हैं पीछे, 2 3 4 5 आगे। ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इज गिवन दैट ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है सी बार, क्या दे रखा है 500 करो, और कंजप्शन फंक्शन दे रखा है कितना दे रखा है, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन दे रखा है सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.80 है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जब भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और क्या गिवन हो, कंजप्शन फंक्शन गिवन हो, तो याद रखना है y बराबर लिखना है c प्लस आई। y बराबर क्या लिखना है, c प्लस आई, जब क्या दिया गया हो, कंजप्शन फंक्शन दिया गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा y बराबर c प्लस आई, है ना। इससे पहले लिख देना एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, c प्लस आई, यहाँ से कंजप्शन उठेगा और यहाँ पे आ जाएगा कंजप्शन फंक्शन 100 प्लस 0.80y प्लस में i की वैल्यू हमें दे रही है 500, ये आ जाएगी 500 और ये आ गई इन्वेस्टमेंट, है ना। अब ये इस इनकम को उठाओ और लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो y माइनस 0.80y और ये 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 600, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 0.20y बराबर 600 और y बराबर आ जाएगा आपका 60,000 बटे में 20। इससे ये कैंसिल हो जाएगी, इसको इससे कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 3000, यानी कि इंक्रीज हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना निकल के आ जाएगा 3000। समझ में कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर एमपीसी और चेंज इन इनकम निकालना है ना। तो चेंज इन इनकम निकालना है तो फॉर्मूला क्या पड़ा था, चेंज इन इनकम बराबर के इनटू में डेल्टा। ठीक है, चेंज इन इनकम निकालने का फॉर्मूला ये है। तो भाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो दे रखा है बट के भी दे रखा, तो के निकाल लेते हैं। के बराबर क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ तक क्लियर। तो 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी क्या है 0.8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8, तो 1/1 में क्या आएगा 0.2, पॉइंट हटाओगे तो 10/1 में कितना आ जाएगा 5, 5 को 10 से कैंसिल करोगे यानी कि के क्या आ गया हमारा, तो के 2 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 2। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 1000, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो इन दोनों में से ना न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है, तैयारी कर लेना बढ़िया तरीके से। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमें एक ये दे रखा है, 2 क्वेश्चन ना बड़े अच्छे दे रखे हैं और पक्का है इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर ना आना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखते भाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, कह रहा है इन एन इकोनॉमी टोटल सेविंग आर 200 करोड़। कह रहा है टोटल सेविंग देते कितनी 2000 करोड़। रेशियो ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2.2:7। कह रहा है कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। लेवल पूछ रहा है इनकम, इक्विलिब्रियम नहीं पूछा, लेवल ऑफ इनकम पूछा। तो एक बात बता छोटी सी, जब भी रेशियो दे रखा हो ना तो हमें क्या दे रखा है एपीसी और किसका रेशियो दे रखा है सेविंग एवरेज टू सेव और एपीसी। अच्छा एपीसी एपीएस दे रखा है ना, एपीएस रेशियो एपीसी क्या दे रखा है 2:। ठीक है, जब भी हमें ऐसे करना हो ना तो हम लिख सकते हैं एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू होता है ना। एपीसी को मैंने मान लिया 7x प्लस एपीएस को मैंने मान लिया 2x इज इक्वल टू 1/1। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 9x बराबर 1 और x बराबर क्या आ गया 1/9। यहाँ तक क्लियर है। x की वैल्यू क्या आ गई 1/9। और अगर मुझे क्या निकालना है एपीएस निकालना है तो एपीएस क्या 2x यानी कि 2/में मल्टीप्लाई 1/9, तो ये क्या आ गया 2/9। एपीसी निकालना है मुझे, तो एपीसी कितना आ जाएगा हमारा
ये हो जाएगा आपका 7/9। ठीक है, अब ये कैंसिल वैंसिल तो होंगे नहीं, तो इनको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत, है ना। अब हमें क्या बोला है, सेविंग निकालने को बोला है ना। तो हमें क्या निकालना है इसमें, लेवल ऑफ इनकम निकालना, वाई इनकम। तो वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तुम कंजप्शन निकाल सकते हो, तुम APC इनटू में सेविंग दे रखी है, काम करो निकाल दो इसे। क्या दे रखा है इसके अंदर, टोटल सेविंग। तो APS कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना, तो यानी कि APS, तो APS S = 2x है ना। तो याद रखो APS, तो ये हो गया हमारा 7/9 बराबर सेविंग के, इसके बराबर होगा सेविंग के, है ना। तो 7/9 इंटू बराबर आ जाएगा आपका क्या रहता है 2000, तो ये कर जाके मल्टीप्लाई 2000 इंटू में 9/7, ठीक है। ये आपका सेविंग कुछ गलत देगा, रेशियो ऑफ एवरेज ओपन टू सेव एंड एवरेज ओपन टू कंज्यूम 2.7। चलो कोई भी इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ सही दे रखा है क्या दे रखा है तो बता दो। बाकी अगर ऐसे कर कैलकुलेट करोगे ना पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है, अब देखें आगे देखें, या इस क्वेश्चन को एक बार करना चेक करके फिर आगे आगे हमें क्या देखा है, आगे देखा हमें इन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम मार्केट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है MPC। तो इसमें तो सिंपल y बराबर क्या आ जाएगा, C + I आ जाएगा। नेशनल इनकम आपको 1000 दे रखी है, कंजप्शन फंक्शन आ जाएगा आपका 200 प्लस MPC यानी कि बीटा, और इनकम दे रखी है आपको 1000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है 100। ये प्लस है ये प्लस है, दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 700। MPC बराबर क्या आ जाएगा 1000, क्लियर। ये 700 बटे में क्या आ जाएगा 1000 बराबर MPC, तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, in an economy 75% of increase in income is spent on consumption, increase in investment in 1000 crore। यहाँ तक समझ आया, कह रहे जितना इनकम इंक्रीज होती है ना उसका 75% हम स्पेंड करते हैं, नहीं है MPC। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक तरीका होता है सोल्यूशन करने का, MPC लिखते हैं 75%, तो 75/100 परसेंटेज है तो 100 ले लेते हैं, तो MPC की वैल्यू आ गई 0.7। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फॉर्मूला वही लगाओ y बराबर C + I, ठीक है, क्योंकि टोटल इंक्रीज इन इनकम और क्या दे रखा है ये, तो यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत ही नहीं, के निकालो ना, के निकालो, के बराबर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस MPC, तो ये आ जाएगा 1.1075 = 100/25। ये कैंसिल हो गया, आ गया 4, यानी कि क्या आ गया 4। तो इंक्रीज इन इनकम निकालना है, तो इंक्रीज इन इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, K × में डेल्टा I। K क्या दे रखा है, K दे रखा है हमें 4, डेल्टा I क्या दे रखा है हमें, डेल्टा I दे रखा है हमें 1000, तो ये कितना आ गया 4000। और दूसरा क्या दे रखा है, टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये आ जाएगा चेंज इन कंजप्शन = MPC × चेंज इन इनकम, ठीक है। तो इनकम आ गई 4000, MPC कितना दे रखा है 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 2 4 × 7 = 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3000, कितना आंसर आ जाएगा 3000, ये आपका ठीक है। इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले 6 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। कैसे करना है इसको ज़रा ध्यान से देखना। हमें बोल रहा है कि भाई MPS और APS निकालना है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे लाइन डाली है ना, तो मैंने C निकालना है, चेंज इन C निकालना है, Y जो दे रखा है चेंज इन Y,
ध्यान से देखो एक छोटी सी बात कि MPS निकालना है और APS निकालना है। सेविंग ही निकाल लो पहले, है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं वैसे तो। एक बात सोचो, APS दे रखा है 0, अगर APS 0 है, अगर APS 0 है यानी कि APC क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस APC, APS बराबर क्या दे रखा है, ये में क्या दे रखा है, 1 माइनस APS 0 यानी कि 1 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि 1 माइनस APC इक्वल टू 0, है ना। तो ये 1 होगा तभी तो 0 होगा। तो इसका मतलब है इस लेवल पे जब इनकम का लेवल 200 होता है ना, तो कंजप्शन क्या होता है हमारे एक तरीके से इनकम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। जब 200 आएगा तो APS क्या हो जाएगा, अपने आप ही 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद हमें पूछा है MPS की वैल्यू बतानी है। MPS के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कंजप्शन और चेंज इन कंजप्शन निकालना पड़ेगा। इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, MPS निकाल। तो ध्यान से देखो कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये सब तो हमें दे ही रखे हैं, तो चेंज इन कंजप्शन निकाल देते हैं ना। तो ये 180 माइनस 140 माइनस 80 कितना आ जाएगा, डैश 60, 200 माइनस 140 60, 240 माइनस 240 और 260 माइनस 240 ये आ जाएगा 40। यहाँ तक क्लियर समझ आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे MPS में देखो ये इनकम इंक्रीज होगी, जब भी जितने के गैप से इंक्रीज हो रही होगी ना, हर बार उतने के गैप से बढ़ रही होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, शॉर्टकट बताना छोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 400। निकालने को हम निकाल भी सकते हैं। अब हमें MPS निकालना है, चेंज इन सेविंग निकाल लिया हमने, चेंज इन इनकम निकाल लेते हैं, डैश 100 सब में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, डैश 0.60 0.60 0.40 0.20। MPS निकालना है तो MPS निकल जाएगा आपका, ये माइनस हो गया आपका 0.4 हो जाएगा, और ये इसमें से माइनस होगा तो 0. इतना आ जाएगा 6। ठीक है, अब APS निकालना है ना। तो इन APS क्या होता है, APS होता है सेविंग अपॉन में इनकम बराबर APS, है ना। तो देखो 100 में से 140 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 40, सेविंग आ गई माइनस का 40, माइनस 40 अपॉन इनकम कितनी है 100। तो ये आ गया 0 पॉइंट माइनस का, क्या आ गया 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट माइनस। अब ये वाला निकालना है तो इसके लिए भी सेम भाई, माइनस का 80 अपॉन 0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ये आ गया। अब फर्स्ट लेवल पे याद रखना हमेशा MPS फाइंड नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखा कितने सारे टॉपिक थे, कितने सारे फॉर्मूले थे, पूरा रिवीजन था, ये सारी चीज़ें थी। अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो ना तो शेयर कर देना सबको, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि और मन करे कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।